नमस्कार दोस्तों, हिंद वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। लगातार जैसा मैं कि पूरा उत्तर प्रदेश कवरेज करने का काम कर रहा हूं, लगातार खबरें मैं दिखा भी रहा हूं। आज मैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो कि सिर्फ समाज सेवा और समाज के लिए जीते आए हुए हैं। नाम है फौजदार सिंह, प्रदेश महासचिव है। पूरा परिचय वो खुद अपना देंगे, फिर उनसे बात करेंगे। एक चीज मैं लगातार दोस्तों मैं बता देता हूं, इन्होंने समाज के लिए आज तक जो भी सेवाएं की हैं, आज तक किसी को पता भी नहीं है कि इसकी इन्होंने क्या क्या मदद की है। वो सम्मान समाज इसीलिए देता है इनको कि ये हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं। और जो एक भारत की नींव होती है, भारत की नींव जो होती है, वो इन्हीं टीचरों की वजह से होती है कि जो कि भारत के को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और विश्व गुरु बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में सुनते हैं, जुड़ते हैं फौजदार सिंह जी से। सर नमस्कार। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फौजदार सिंह है। मैं ब्रिजराजी भोलानाथ सिंह इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा का प्रधान महासचिव हूँ, प्रांतीय प्रधान महासचिव हूँ। हम लोग अपना शैक्षिक संगठन चलाते हैं। इस संगठन के माध्यम से हम लोग अपने शिक्षक साथियों के दुख दर्द को उठाने, सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। हम लोगों का संगठन सबसे बड़ा संगठन है। इसमें माध्यमिक शिक्षा का लगभग 87% भार हम लोग वहन करते हैं। हमारे वित्तविहीन के शिक्षक उसके अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। हम ऐसे संगठन के प्रधान महासचिव। सर वित्तविहीन शिक्षकों के लिए क्या संदेश होगा आज आपके यहाँ? वित्तविहीन शिक्षकों के लिए संदेश, उनकी स्थिति आप जान सकते हैं, बहुत दयनीय है। सरकारें भी ध्यान नहीं दे रही हैं उन पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15,000 रुपये खाते से देने का ऐलान किया जरूर है, लेकिन अभी तक प्रबंधकों द्वारा इसमें हीला हवाली ही की जा रही है। इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रबंधकों की स्थिति भी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ 100-150 रुपये फीस है और छात्र संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सीबीएसई की तरफ रुझान लोगों का हो रहा है, शहरों की तरफ रुझान लोगों का हो रहा है, जिसकी चमक दमक की व्यवस्था ज़्यादा रहती है, बच्चे उधर ज़्यादा पलायन करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है समाज के द्वारा। इसलिए यूपी बोर्ड के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, अगर उनकी तुलना शहरों के विद्यालयों से की जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से की जाएगी, तो बड़ा गलत होगा। इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यालय बहुत समृद्ध हैं, बहुत अच्छे विद्यालय वहाँ पर हैं, बहुत बड़ी फीस ली जाती है, मोटी फीस ली जाती है। पूर्वांचल में बहुत समृद्ध विद्यालय नहीं है, छोटे छोटे विद्यालय हैं। उन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा 15,000 दे पाना कठिन लगता है। हम लोगों के संघर्ष के बाद सरकार ने ये माना तो हम 15,000 दिलाएंगे। अगर उनके खाते में आना शुरू हो जाए तो हम सरकार का एहसान मानते हैं। मैं सर कहना चाहूँगा, जो कि आप कर रहे हैं यूपी बोर्ड ने ही जो है कि भारत सरकार को इतने आईएएस दी है जिसकी गिनती करना मुश्किल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि यूपी बोर्ड खराब है। यूपी बोर्ड ने तो सीबीएसई को भी मात दे दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे कम समय में, रिकॉर्ड कम समय में परीक्षा कराई, रिकॉर्ड कम समय में उन्होंने परिणाम घोषित कर दिया, और परिणाम में आने वाली त्रुटियां अन्य सरकारों की तुलना में अगर देखी जाए तो बहुत कम है, त्रुटि नहीं है। ये काम अच्छा है, लेकिन शिक्षकों के लिए जो मैं कह रहा हूँ, शिक्षकों का जो दर्द है, उनके लिए जो वेतनमान निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि प्रबंधक गण ने मान्यता लेते समय ये कहा था कि न्यूनतम वेतनमान का आधा वेतन हम देंगे। न्यूनतम वेतनमान का अगर आधा वेतन शिक्षकों को मिलने लग जाए तो ये भुखमरी की कगार पे क्यों जाएंगे? एक बंदा है ये एमएससी बीएड करके 1.5 लाख रुपए पाता है, और दूसरा हमारा वित्तविहीन का साथी एमएससी बीएड करके 15,000 भी नहीं पा रहा है। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। सरकार हर बिंदु पर सोचती है, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन इस माध्यम से ये प्रयासरत है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तक अपनी बात ले जाएं
अपनी आवाज पहुंचाएं ताकि हम लोगों के बारे में भी अच्छा निर्णय हो। सर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं चुनाव की तरफ, क्योंकि जौनपुर जिले में शायद ही कोई ऐसा ऐसी तहसील होगी जहाँ कोई आपको लोग न जानते हैं। जौनपुर की बात नहीं, अन्य जगह भी है। तो सर इस लोकसभा 73 को किस नजर से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव? लोकसभा 73 में दुर्भाग्य हमारे जौनपुर का ये रहा कि हम लोगों को कोई अस्थाई नेतृत्व नहीं मिल पाया, कोई बड़ा नेता नहीं मिल पाया। इसमें जैसे बगल की सीट है वाराणसी, वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं। अमेठी राहुल गांधी जी लड़ते रहे, अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहाँ पर चुनाव लड़ती है। इस तरह से कोई बड़ा नेतृत्व हमारे यहाँ नहीं आ पाया। इस कारण से भी हमारा जिला काफी पिछड़ा हुआ है। और तेज तर्रार नेता का आना, निश्चित रूप से युवा लोग अगर चुन करके आएंगे तो लंबी पारी खेलेंगे राजनीति की। लंबी पारी खेलेंगे तो वो लंबा पद भी पाएंगे, काम करेंगे, अच्छा जिले का भी विकास होगा, अपने लोगों का विकास होगा। कुछ अभाव, बहुत सारी चीजों का अभाव है हमारे यहाँ। मेडिकल कॉलेजेज अच्छे नहीं हैं, मेडिकल कॉलेजेज हमारे यहाँ अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ यातायात के बहुत अच्छे संसाधन नहीं हैं। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर कोई बढ़िया अस्थाई नेतृत्व हम लोगों को मिलता है, निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। बड़े नेता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बीजेपी से कृपा शंकर सिंह जी आए हुए हैं, ये भी गृह राज्य मंत्री रहे हैं मुंबई में, और उसके बाद कई बार विधायक भी रहे हैं। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि इस बार अभी तक जो है कोई बड़ा नेता नहीं है, अब आ गया है कोई बड़ा नेता? ठीक है, इनका स्वागत है। अब कोई बड़ा नेता आ गया है तो अब तो इनके कृत्य देखे जाएंगे ना भैया, क्या कर पाते हैं ये। ये अस्थायित्व में तो थे, इधर रोज दल बदलने वाले नेता नहीं है। ये 40 साल लगभग कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सरकार में भी इन्होंने अपना स्थान बनाया, संगठन में भी अपना स्थान बनाया। अब ये जौनपुर में आए हैं, अच्छे नेता हैं। चुनाव भी ठीक ठाक इनका चल रहा है। माननीय धनंजय सिंह के हटने की वजह से इनके बहुत अच्छे आसार लग रहे हैं। लेकिन इनकी उम्र हो गई है, 73 साल की उम्र इनकी उम्र हो गई। सर रोकना चाहेंगे आपको? धनंजय सिंह के हटने से इनका जो है कि अच्छा बना हुआ है चुनाव, कि धनंजय सिंह रहते तो क्या इनका चुनाव नहीं बन पाता? नहीं बनता, चुनाव इनका तब भी बनता, इसलिए बनता कि सब पिछले चुनाव में सपा बसपा मिलकर के चुनाव लड़ी थी। माननीय श्याम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुने गए थे, 5,20,000 वोट पाए थे वो, और 4,40,000 के आसपास वोट हमारे डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह पाए थे। डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह लगभग 80,000 से चुनाव हारे थे। तो 80,000 के अंतराल को आप दो दलों में बांट दीजिए, सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े थे, तब भाजपा यहाँ 80,000 से चुनाव वोट हार गई थी। माननीय धनंजय सिंह की लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है। उनका वर्ग विशेष, जाति विशेष से मतलब नहीं रहता। बहुत सारे लोग उनके लिए उन्मादी किस्म के होते हैं, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो बसपा के प्रत्याशी होते, आज भी देख रहा हूँ जैसे जिस दिन से उनका टिकट कटा हुआ है, बसपा के जो मूल मतदाता हैं वो भी कह रहे हैं भैया अब कोई चुनाव में मजा नहीं रह गया, अब कोई चुनाव में फाइट नहीं रह गई, बसपा तो ऐसी लड़ाई से बाहर हो गई। धनंजय सिंह रहते तो भाजपा की परंपरागत वोट भी उनकी तरफ कन्वर्ट होने की स्थिति में थी। फिर भी कृपा शंकर जी अच्छी लड़ाई देते, फिर भी अच्छी लड़ाई देते। अब तो एकदम रास्ता साफ दिख रहा है। लेकिन उम्र के लिहाज से मैं कहूँ, मोदी जी ने जो सेट किया हुआ है उम्र, 75 वर्ष की आयु उन्होंने निर्धारित की है, तो कृपा शंकर जी 72-73 साल के हो गए हैं। तो अपने एक कार्यकाल रहेगा इनका, एक कार्यकाल के बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इनको टिकट दोबारा देगा। तो फिर जौनपुर एक अस्थायी नेतृत्व के बिना रह गया। जो एक अभिषेक सिंह युवा नेता थे और अच्छे नेता थे, जो कि IAS पद पे थे, उन्होंने रिजाइन किया, यहाँ पे जौनपुर में आए और सेवा भाव में लोगों के लिए कार्य भी कर रहे थे। सर उनके बारे में देखिए, किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। भाजपा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उस पर हम लोगों का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम लोग उस पर टिप्पणी करें, और बड़ा सोच समझ के, बड़ा सोच विचार करके वो सर आप वित्त विहीन का, जैसे आप वित्त विहीन का वो कर रहे हैं, मतलब ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं,
और आपका प्रतिभा में बहुत बड़ी संख्या है, तो ये सरकार बनती है या चाहे जो भी हो, आप सहयोग भी कर रहे हैं चुनाव में, तो क्या मांग रहेगी आप मोटी मोटा? हमारी मांग ये रहेगी कि न्यूनतम वेतनमान का आधा कम से कम हम लोगों को दिया जाए, इसलिए कि समान, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है या मौलिक अधिकार का विषय है, इसे कौन डिनाई कर सकता है? शिक्षा तो सबको चाहिए ना। सरकार ने अनिवार्य किया है 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। अब आप निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष आयु के बच्चों को निर्धारित किया है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आपने क्यों उससे वंचित रखा हुआ है? हम तो एक मांग और सरकार से करना चाहते हैं, आपके परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसको आप मान लेते हैं कि गरीब के बच्चे हैं, उन्हें आप भोजन भी देते हैं, उन्हें आप कपड़ा भी देते हैं उन्हें आप कपड़ा भी देते हैं, उन्हें किताबें देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनको आप ये मान लेते हैं कि गरीब अमीर के बच्चे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब के बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे वहां भी पढ़ते हैं, हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्ग में भी अपर कास्ट के माने जाते हैं, तो वो उनके बच्चे भी परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो सर वो भोजन करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जैसे आपके प्रदेश के बच्चे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके प्रदेश के बच्चे हैं, बच्चे तो आपके ही है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है चाहे परिषदीय स्कूल में। ये भेदभाव को थोड़ा कम होना चाहिए। परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर आप ये सारी सुविधाएं देते हैं, तो प्राइवेट के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अगर सारी सुविधाएं आप नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम जो मूलभूत सुविधा है उनको भी एक ड्रेस तो दिया जाए। मान लीजिए वो भोजन के पात्र नहीं है, भोजन मत दीजिए, लेकिन उनको भी तो एक ड्रेस आप निर्धारित कर दीजिए कि ड्रेस हम सरकार की तरफ से देंगे, किताबें हम सरकार की तरफ से देंगे, जो मूलभूत चीजें हैं वो सरकार को देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद जो कि आपने बात की और अपनी बातें रखी। और सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, सर एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हुआ। क्या जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है जौनपुर का, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे हॉट सीट है जौनपुर लोकसभा की, क्या इसको मानते हैं सबसे हॉट सीट है? अब राजनीतिक बड़ा अनुभव नहीं है हमको, हम लोग संगठन में हमेशा काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी बगल में हैं, तो ये निश्चित रूप से हार्ड सीट है ही ना। और यहाँ से सबसे ज्यादा अब तक का जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वो बसपा का टिकट का कटना रहा है। और माननीय कृपा शंकर जी के आने की चर्चा शुरू में थी कि भाई ये दूसरे दल से आए और आ गए, टिकट पा गए। अपने भी कुछ लोग इधर उधर आनाकानी में थे, नाराज थे, लेकिन वो सब इनके नेतृत्व ने अपना ठीक कर लिया है। अब सभी लोग देख रहे हैं, पूरे मन से, पूरे ऊर्जा से लगे हुए हैं। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों